वेलकम बैक प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। अभी हमने जो देखा वो शॉर्ट रन का था, अब देखेंगे लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन में हमने देखा कि कोई भी चीज़ फिक्स्ड नहीं होती है। लॉन्ग रन में जो फिक्स्ड असेट है हम उसे भी वेरी कर सकते हैं। जैसे कि हमने 50 लाख रुपए का कुछ फिक्स असेट लिया, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, ठीक है। तो ये जो हमारा प्लांट है इसकी कैपेसिटी है 1 लाख, इसकी कैपेसिटी है 1 लाख। तो 2 साल, 3 साल, 5 साल तक के मान लो हम 1 लाख की कैपेसिटी पे ऑपरेट करेंगे, है ना। तो शॉर्ट रन में क्या हुआ, हमारे पास कुछ फिक्स्ड कैपेसिटी है, इसका जो भी खर्चा लग रहा है वो फिक्स्ड है। लेकिन लॉन्ग रन में तो हम हमारी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं ना, और एक प्लांट ले सकते हैं और एक बिल्डिंग ले सकते हैं ना। तो कुछ फिक्स्ड हुआ क्या? नहीं। तो इन लॉन्ग रन देर इज नथिंग एज फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट भी वेरिएबल हो जाती है लॉन्ग रन में। एज स्टेटेड अबाउ, लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द फर्म कैन वेरी ऑल ऑफ इट्स इनपुट। प्लांट एंड मशीनरी भी वेरी कर सकते हैं, बिल्डिंग भी बढ़ा सकते हैं, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सारे इनपुट्स को हम वेरी कर सकते हैं, अनलाइक शॉर्ट रन इन विच सम इनपुट्स आर फिक्स्ड। शॉर्ट रन में अपना क्लासरूम का साइज फिक्स है ना, and others are variable. In other words, whereas in the short run the firm is tied with a given plant, in the long run the firm can build any size or scale of plant and therefore can move from one plant to another. It can acquire a big plant if it wants to increase its output and a small plant if it wants to reduce its output. स्मॉल रन में, शॉर्ट रन में हम एक प्लांट कैपेसिटी जो ले ली है वो ले ली है, उसी पे ऑपरेट करते हैं। लेकिन क्या ऐसा है कि हम लाइफ लॉन्ग इसी क्लासरूम में पढ़ाई करेंगे या लाइफ लॉन्ग हम इसी कैपेसिटी पे काम करेंगे? नहीं, हम इससे बड़ा कैपेसिटी पे भी जा सकते हैं, इससे कम कैपेसिटी पे भी जा सकते हैं। The long run being a planning horizon, the firm plans ahead to build the most appropriate scale of plant to produce the future level of output. It should be kept in mind that once the firm has built a particular scale of plant, its production takes place in the short run. Briefly put, the firm actually operates in the short run and plans for the long run. Long run cost of production is the least possible cost of producing any given level of output when all the individual factors are variable. A long run cost curve depicts the functional relationship between output and the long run cost of the production. ठीक है, लॉन्ग रन में हम कैसी कौन सी कैपेसिटी पे ऑपरेट करेंगे जहाँ हमारी कॉस्ट मिनिमम होगी। लॉन्ग रन में हम ऐसी कैपेसिटी पे काम करना पसंद करेंगे जहाँ हमारी कॉस्ट मिनिमम हो। कॉस्ट मिनिमम रहेगी तभी तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम रहेगा। तो इन लॉन्ग रन हम अपनी जो कैपेसिटी है वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन करते हैं, कुछ इस तरह से फाइनल करते हैं जहाँ पे हमारी कॉस्ट सबसे मिनिमम हो। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हम ये सब देखेंगे। दीज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्लांट कर्व्स. In the short run, the firm can be operating on any short run average cost curve given the size of the plant. Suppose that there are the only 3 plants which are technically possible. Given the size of the plant, if firm will be increasing or decreasing its output by changing the amount of the variable inputs, but in the long run the firm chooses among the 3 possible sizes of the plants as depicted by the short run average curves. In the long run, the firm will examine with which size of plant or on which short run average cost curve it should operate to produce a given level of output so that the total cost is minimum. It will be seen from the diagram that up to OB amount of output the firm will operate on SAC 1. देखो, लॉन्ग रन मतलब होता क्या है, जैसे कि लॉन्ग रन 5 साल को अगर हमने लॉन्ग रन बोला तो लॉन्ग रन क्या होगा, उसमें कुछ छोटे छोटे शॉर्ट रन होंगे। छोटे छोटे शॉर्ट रन मिलके ही तो हमारा एक लॉन्ग रन बनेगा। छोटे छोटे शॉर्ट रन मिलके ही तो हमारा एक लॉन्ग रन बनेगा। तो हमने क्या किया है, 3 छोटे शॉर्ट रन लिए, SAC 1, SAC 2 और SAC 3। हम एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं ना, हम क्या चाहते हैं कि हमारा एवरेज कॉस्ट मिनिमम आए।
एवरेज कॉस्ट को हम मिनिमाइज करना चाहते हैं, एवरेज टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करने चाहते हैं। ये जो अभी येलो किया है मैंने, ये हम इस कॉस्ट को मिनिमम करना चाहते हैं, मतलब हम एकदम लोअर पॉइंट पे ऑपरेट करना चाहते हैं। तो हमने 3 शॉर्ट रन्स ले लिए, SSE1, SSE2, SSE3, ठीक है। अब हमको कोई भी क्वांटिटी बनानी है तो वो किसी ना किसी शॉर्ट रन या किसी ना किसी हमारे प्लांट साइज पे बनेगी वो, ठीक है। It will be seen from the diagram that up to OB amount of output, the firm will operate at SSE1, though it could also operate with SSE2. Up to OB amount of output, the production on SSE1 results in lower cost than on SSE2. देखो, अगर हम इतना प्रोड्यूस करना चाहते हैं, यहाँ तक प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो हम कहाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं? हम SSE1 पे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम SSE1 पे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और SSE2 पे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो लॉजिकली कहाँ प्रोड्यूस करेंगे हम SSE1 पे प्रोड्यूस करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 SSE नीचे एज कम्पेयर टू SSE2, तो मतलब SSE1 पे हमारा कॉस्ट कम है, SSE1 पे हमारा कॉस्ट कम है, इसलिए हम SSE1 पे ऑपरेट करेंगे। If the level of output OA is produced with SSE1, it will cost AL per unit. अगर मान लो हम इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, OA प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगर हम SSE1 पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, SSE1 की कैपेसिटी पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमें कितना खर्चा आने वाला है? SSE1 की इस पे हम ऑपरेट कर रहे हैं तो कितना खर्चा आने वाला है हमें इतना खर्चा आने वाला है, हमें इतना खर्चा आने वाला है। इतना मतलब कितना हो गया? AL, हमें AL खर्चा आने वाला है। वही अगर हम SSE2 पे ऑपरेट करते हैं तो हमें कितना खर्चा आने वाला था? पूरा AH। अब AL ज़्यादा बड़ा है या AH ज़्यादा बड़ा है? AH ज़्यादा बड़ा है, तो हम AL पे ऑपरेट करना चाहेंगे, कम खर्चा रखना चाहेंगे, इसीलिए हम SSE1 पे ऑपरेट करेंगे, इसे हम SSE1 पे ऑपरेट करना चाहेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम ओ बी तक के प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा खर्चा कहाँ कम आएगा? ओ बी से अगर हम लाइन डालते हैं तो हम इनडिफरेंट है, कहीं पे भी करो सेम ही खर्चा आ रहा है। अब मान लो हमें ओ सी खर्चा करना है, हमें ओ सी बनाना है, तो ओ सी अगर हम SSE1 पे बनाते हैं तो SSE1 पे कितना खर्चा आएगा? CJ तक का खर्चा आएगा, है ना। कितना खर्चा आएगा? CJ घर तक का खर्चा आएगा। वही अगर हम SSE2 पे बनाते हैं तो SSE2 पे कहाँ तक का खर्चा आएगा? SSE2 पे सिर्फ हमें खर्चा आएगा K तक का, है ना। SSE2 पे हमें सिर्फ K तक का खर्चा आएगा और SSE1 पे हमारा J तक का आ रहा है, तो K तक का खर्चा कम है। तो इसी का मतलब ये हुआ कि B जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके इधर SSE1, इसके आगे SSE2 और B पे कोई भी चलेगा। B के लेफ्ट साइड में SSE1, B के लेफ्ट राइट साइड में SSE2, है ना। If the level of output OA is produced with SSE1, it will cost AL per unit, and if it is produced with SSE2, it will cost AH per unit, and we can see that AH is more than AL, है ना, AH is more than AL. Similarly, if the firm plans to produce an output which is larger than OB but less than OD, OB से ज़्यादा लेकिन OD से कम, तो हमें क्या पूरेगा? SSE2. फॉर दिस फर्म विल यूज SSE2. सिमिलरली अगर हमें इसके भी आगे जाना है तो हम क्या लेंगे? SSE3. तो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? It is thus clear that in the long run the firm has a choice in the employment of a plant, and it will employ that plant which is the minimum possible unit cost for producing a given level of output, है ना।
हम वही प्लांट कैपेसिटी सिलेक्ट करेंगे लॉन्ग टर्म में जिसकी कॉस्ट सबसे कम आएगी, जिसकी ऑपरेशन कॉस्ट हमें सबसे कम आएंगी. Suppose the firm has a choice so that a plant can be varied by infinitely small gradation, so that there are infinite number of plants corresponding to which there are numerous average cost curve. In such a case, the long run average cost curve will be a smooth curve enveloping all the short run average cost curve. अगर मान लो हमारे पास ऑप्शन है कि हम प्लांट साइज थोड़ी थोड़ी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 1 लाख है, बढ़ाना है तो 1,10,000 कर सकते हैं, 1,20,000 कर सकते हैं, 1,30,000 कर सकते हैं. जैसे जैसे अपने को प्लांट साइज बढ़ाना है वैसे अगर अपन बना सकते हैं तो हर प्लांट साइज की एक एक एवरेज टोटल कॉस्ट करवाएगी, हर हर इसकी एक एक एवरेज टोटल कॉस्ट करवाएगी, है ना, हर साइज की एक एक एवरेज टोटल कॉस्ट करवाएंगी. और जब हम इन सारी एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व को एनवलप करके ठीक है, और हमने क्या देखा, हम हर एवरेज टोटल कॉस्ट के नीचे नीचे के हिस्से में रहना चाहते हैं जहाँ पे भी हमारी कॉस्ट कम है. तो जब हम इन सारी एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व को टच करके निकलते हैं तो हमें लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व निकलता है. हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कैसे आ रहा है, ये सारे मिनिमम पॉइंट्स को हम टच करके निकल रहा है तो हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व आ रहा है फिगर नंबर 2 में. ठीक है, ओके. आपको वीडियो पॉज करना पड़ेगा यहाँ पे और एक बार पूरा फिर से रीड करना है जो मैंने सिखाया है. मैंने जितना भी सिखाया है वो आपको एक बार पूरा रीड करना है. वीडियो पॉज करो और पूरा रीड कर लो एक बार, सब अच्छे से समझ लेना है अपने को. ओके, यस. As shown in figure 12, the long run average cost curve is so drawn as to be tangent to each of the short run average cost curve. Every point on the long run average cost curve will be a tangency point with some short run average cost curve. If a firm desires to produce any particular output, it then builds a corresponding plant and operates on the corresponding short run average cost curve. As shown in the figure, for producing OM, the corresponding point on LAC curve is G, and the short run average cost curve is SHC2, is tangent to the long run average cost at this point G. अगर हमें इतना प्रोड्यूस करना है, ये G तक प्रोड्यूस करना है तो हम कहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, SHC2 पे प्रोड्यूस कर रहे हैं. और ये जो कर्व जा रहा है ये SHC2 को यहाँ पे पॉइंट G पे क्या है, टेंजेंट है. पॉइंट G पे है क्या है, वो टेंजेंट है. Thus, if a firm desires to produce output OM, the firm will construct a plant corresponding to SAC2. अगर हमें OM प्रोड्यूस करना है तो हम क्या करेंगे, प्लांट नंबर 2 ऑपरेट करेंगे, प्लांट नंबर 2 कंस्ट्रक्ट करेंगे, खरीदेंगे और उस पर ऑपरेट करेंगे क्योंकि वहाँ पे हमारी कॉस्ट कम आ रही है. एंड विल ऑपरेट ऑन दिस कर्व एट पॉइंट G. Similarly, the firm will produce other levels of output choosing the plant which suits its requirement of lowest possible cost of production. इसे हाईलाइट कर दो, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, लोअर, हमें हमारी कॉस्ट मिनिमम रखनी है, लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे हमें ऑपरेट करना है, हमें लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे ऑपरेट करना है. It is clear from the figure that the larger output can be produced at the lowest cost with the larger plant, whereas smaller output can be produced at the lowest cost with the smaller plant. अगर हमें ज़्यादा आउटपुट चाहिए, जैसे कि हमें OW चाहिए, तो हमारे छोटे जो प्लांट थे उस पर काम होगा क्या, नहीं, हमें बड़े प्लांट की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा बड़े प्लांट की ज़रूरत है या ज़्यादा छोटे छोटे प्लांट इंस्टॉल करने की ज़रूरत है ना. For example, to produce OM, the firm will be using SHC2. If it uses SHC3, it will result in the higher unit cost than SHC2, but larger output OV can be produced mostly economically with a larger plant represented by SHC3. अगर हमें इससे भी ज़्यादा आउटपुट चाहिए, मान लीजिए हमें OV चाहिए, तो OV हम SHC2 पे बनाएंगे या 3 पे बनाएंगे. अगर हमें OV का आउटपुट चाहिए, OV हमें OV यहाँ से यहाँ तक, तो 3 पे अगर करते हैं हम तो इतनी कॉस्ट लगती है, लेकिन अगर हम 2 पे करते हैं तो इतनी कॉस्ट लगती है. तो इतनी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है जो कि हमें मंजूर नहीं है, हमें तो कॉस्ट कम से कम रखनी है.
इसलिए हम SSC 3 पे जाएंगे। तो हमें जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करना है उतना ज़्यादा हमारा प्लांट साइज हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट द LSC कर्व इज़ नॉट टेंजेंट टू द मिनिमम पॉइंट्स ऑफ द SSC कर्व व्हेन द अच्छा, एक ध्यान में देने वाली बात है कि हमारा जो ये LAC कर्व है, ये LAC कर्व छोटे छोटे कर्व को, शॉर्ट रन कर्व को टच करके निकल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये SSC 1 के सबसे लोएस्ट को टच कर रहा है, SSC 2 के सबसे लोएस्ट को टच कर रहा है, SSC 3 के सबसे लोएस्ट को टच कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपको? नहीं, SSC 1 का सबसे लोएस्ट तो कहीं यहाँ आ रहा है। अगर हम देखें अगर हम देखेंगे तो SSC 1 का लोएस्ट पॉइंट तो यहाँ आ रहा है, SSC 2 का लोएस्ट पॉइंट यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट हो रहा है, टेंजेंट तो यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो सबसे लोएस्ट पॉइंट को कट करके जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, सबसे लोएस्ट पॉइंट पे हम ऑपरेट करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम कहीं पे भी टेंजेंट हमारा बन सकता है, हमारा टेंजेंट कहीं पे भी बन सकता है, ठीक है। It is to be noted that the LSC is not tangent to the minimum point. याद रखना है, हाईलाइट करना है, MCQ आ सकता है। When the LSC curve is declining, it is tangent to that falling portion of the short run cost curve, and when the LSC curve is rising, it is tangent to the rising portion of the short run cost curve. तो जब हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व गिर रहा है, डिक्लाइनिंग पोजीशन पे है, तो वो डिक्लाइनिंग वाले पार्ट को टेंजेंट होता है। SSC 1, SSC 2, SSC 3 के डिक्लाइनिंग वाले पार्ट पे टेंजेंट है, और जब वो बढ़ता है तो वो SSC के भी बढ़ते वाले पॉइंट को टेंजेंट होता है, ठीक है। यस, thus for producing output less than OQ at the lowest possible unit cost, the firm will construct the relevant plant and operate it at less than its full capacity, that is at less than its minimum average cost of production. On the other hand, for output larger than OQ, the firm will construct a plant and operate it beyond its optimum capacity. OQ is the this is OQ is the optimum output. This is because OQ is being produced at the minimum point of LAC and corresponding SSC, that is SFC 4. Other points are either used at other plants are either used at less than their full capacity or more than their full capacity. Only SSC 4 is being operated at the minimum point. अब देखो इसके आगे और क्या बात करता है कि अगर हमें लॉन्ग रन का पोजीशन दिखा दिया उन्होंने, ये हमारा लॉन्ग रन का एक्चुअल पोजीशन है, तो आप कौन से कैपेसिटी पे ऑपरेट करना चाहोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कहाँ हम ऑपरेट करना चाहेंगे? हम सर ऑपरेट करना चाहेंगे SSC 4 पे। चलो पहले देखते हैं SSC 1 पे क्यों नहीं ऑपरेट करना चाहेंगे। SSC 1 पे हमारा ऑप्टिमम पॉइंट कहाँ आ रहा है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा अंडर यूटिलाइजेशन है ना। फिर बाद में हमने ये देखा यहाँ पे भी क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन है। यहाँ क्या है? यहाँ पे भी अंडर यूटिलाइजेशन है, क्योंकि यहाँ अगर आते हैं हम तो हमारा कॉस्ट और कम हो सकता है, यहाँ हमारा कॉस्ट और कम हो सकता है ना। ठीक उसी तरह अगर हम SSC 5 लेते हैं तो हमारा प्लांट का ओवर यूटिलाइजेशन है, हमारे प्लांट का ओवर यूटिलाइजेशन है। लेकिन SSC 4 पे ही ऐसा है कि हमारा शॉर्ट रन में भी कॉस्ट सबसे मिनिमम है, तो ये हमारा एकदम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो हम लॉन्ग रन में SSC 4 पे ऑपरेट करेंगे। लॉन्ग रन में हम इस पॉइंट पे ऑपरेट करना चाहेंगे जहाँ पे हमारी कॉस्ट सबसे मिनिमम है। The long run average cost curve is often called as planning curve because a firm plans to produce any output in the long run by choosing a plant on the long run average cost curve corresponding to the given output. The long run average cost curve helps the firm in the choice of the size of the plant for producing a specific output at least possible cost.
ठीक है, वीडियो पॉज करना है आपको, यहाँ तक पूरा एक बार रीड कर लेना है। वीडियो पॉज करके यहाँ तक पूरा एक बार आप रीड कर लो। ठीक है, आई होप आपने रीड कर लिया होगा, रिज्यूम कर लो। एक्सप्लेनेशन ऑफ द यू शेप ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। देखो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कैसा यू शेप आ रहा है ना, तो ये यू शेप क्यों है, इसका यू शेप का रीज़न क्या है, व्हेन द फर्म एक्सपांड्स द रिटर्न टू द स्केल इंक्रीजेज। जब हमारी फर्म एक्सपांड होती है तो हमें क्या मिलता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल मिलता है, इकोनॉमीज ऑफ द स्केल मिलती है, तो इसलिए हमारा डाउनवर्ड होता है, हमारा प्राइस गिरते जाता है, कॉस्ट गिरते जाती है, हमारी कॉस्ट गिरती जाती है। आफ्टर अ रेंज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, द रिटर्न टू स्केल फाइनली डिक्रीजेज ऑन द सेम लाइन, द LAC कर्व फर्स्ट डिक्लाइन एंड देन फाइनली राइजेज। तो पहले क्या होता है, हमें इंक्रीजिंग रिटर्न मिलता है तो हमारी कॉस्ट कम कम रहती है, फिर एक बार कांस्टेंट हो जाती है, फिर कांस्टेंट होने के बाद में वो बढ़ने लगती है। ठीक है, जैसे कि हमारा प्रोडक्शन में भी देखा था, पहले हमारी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिलता है, फिर कांस्टेंट रिटर्न टू द स्केल मिलता है, फिर बाद में डिक्रीजिंग रिटर्न टू द स्केल मिलता है। उसी तरह हमारा कॉस्ट में भी है, पहले कॉस्ट गिरती है, फिर कुछ समय तक की कांस्टेंट रहती है, फिर उसके बाद में बढ़ने लगती है। तो यही था हमारा लॉजिक। इसे एक और नाम दिया है, इसे एनवलप कर्व भी बोलते हैं, इसे एनवलप कर्व भी बोलते हैं। क्यों एनवलप, देखो ये छोटे छोटे ऐसे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को एनवलप की तरह अंदर ले लिया है ना इसने, तो इसीलिए इसे हम एनवलप कर्व भी नाम दिया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग रन एवरेज कर्व को यू शेप कर्व भी बोलते हैं, एनवलप कर्व भी बोलते हैं, बिकॉज इट एनवलप्स और सपोर्ट्स द फैमिली ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ये बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स को एनवलप की तरह अंदर ले लेता है। ठीक है, यस। The above figure depicting the long run average cost curve is arrived at on the basis of the traditional economic analysis. It is flattened U shaped. देखो अपना U कैसा होता है, U तो ऐसा होता है सर, U तो ऐसा होता है, लेकिन ये ऐसा है, तो ये इसे हमने क्या बोल दिया, फ्लैटेंड यू शेप। इसे हमने क्या नाम दिया, ये फ्लैटेंड यू शेप है। दिस टाइप ऑफ कर्व could exist only when the state of technology remains constant, but empirical evidence shows that the modern firm faced L-shaped cost curve over a considerable quantity of output. The L-shaped long-run cost curve implies that initially, when the output increases due to increase in the size of plant, per unit cost falls rapidly due to the economies of scale. लेकिन देखो आइडियली हमारा ऐसा आना चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में हमें ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, एल जैसा देखने को मिलता है। इनिशियली हमारी कॉस्ट कम होती है, कांस्टेंट रहती है, फिर उसके बाद में थोड़ी बढ़ती है, ज़्यादा नहीं बढ़ती है, थोड़ी ही बढ़ती है। ठीक है, देखो हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, बहुत सारे अजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या अजम्पशन ले लिया कि हमारी जो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी को हमने कांस्टेंट अज्यूम कर लिया। कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी को अज्यूम करके हमने ये बनाया है अभी। ठीक है, सिंपल है, यस। ओके, तो यहाँ तक आपको पढ़ना है, 2 बार 3 बार पढ़ो, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, लेकिन समझ में आ जाएगा, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
2 बार 3 बार पढ़ना है, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। अब उसके बाद में है इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये काफ़ी इजी कंसेप्ट है। इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये काफ़ी इजी कंसेप्ट है। ओके